फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1.25 में दिया है ऑन एयर ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 into 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम in Millikan's oil drop experiment. The density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. क्वेश्चन का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, एक ऑयल ड्रॉप है जिसपे 12 इलेक्ट्रॉन को हेल्ड किया गया, रखा गया है और उसको 2.55 इंटू टेन का पावर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी में उसको रखा गया है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस ड्रॉप का रेडियस कितना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे दिया है 12 और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया है 2.55 इंटू टेन का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। हमको डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या दिया 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमको किलोग्राम मीटर क्यूब में इसको चेंज करना है। तो चेंज करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा 1.26 इंटू 10 का पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब। अब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है 9.81 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रिक ये जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे वो भी हमको दे दिया है 1.6 का पावर -19 कूलम। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे हैं कि उस ऑयल ड्रॉप का रेडियस कितना होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उसको जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होगा, तो जैसे एक चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होता है। तो उस ऑयल ड्रॉप पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो उस इलेक्ट्रॉन, उसका फोर्स और वेट जो हमारा अर्थ का जो उस ऑयल ड्रॉप को जो अर्थ खींच रहा हो उसका वेट, ये दोनों वेट क्या होगा इक्वल होगा। इट मीन्स उस 12 इलेक्ट्रॉन हेल्ड करने वाले ड्रॉप को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होंगे तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा और अर्थ जो फोर्स लगा रहा होगा वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा। इट मीन्स F इज इक्वल टू W। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा उसको F से डिनोट करते हैं हम, अर्थ जो फोर्स लगाया W उसको वेट हम भी कहते हैं तो वो लगा रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज पे फोर्स लगता है वो क्या होता है EQ, और अर्थ के द्वारा फोर्स लगता है mg। तो ई क्यू कितना है n इलेक्ट्रॉन है तो q बराबर n ही हम लिख सकते हैं क्योंकि q कितना है q बराबर n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया है। इट मीन्स q बराबर क्या हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। तो हमको q बराबर क्या हो q n e लिख दिए, q की जगह पर क्या लिख दिए n e। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और n के जगह पर हम उसका वैल्यू दे देंगे कितना नंबर है। फिर m बराबर होता है m मास बराबर हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास बराबर हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होता है एक वो जो ऑयल ड्रॉप होगा तो स्फेरिकल शेप का होगा, तो उस स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पायर क्यू होता है और उसका डेंसिटी रो हो जाएगा और m का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 पायर क्यू इंटू रो और g, ये हो गया mg। अब इसको हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। बस हमको इसमें सबको वैल्यू को हमको क्या करना है पुट करना है। तो q बराबर n ई, तो n के जगह पे 12 इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है हमको 4/3 कांस्टेंट है, पाया भी कांस्टेंट है, r निकालना ही, डेंसिटी भी दिया है और g भी दिया है। तो हम लोग यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 3e/4 पाई ऑफ g का पावर 1/3। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट के लिखने से अच्छा होता है 1/3 पावर हम लिख दिए तो ये भी बेस्ट हुआ, ये लिखने में आसानी होती है इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा, समझ गए। अब इसमें हम लोग 3 का वैल्यू 3ne/4 पाई रो और जी लिख दिए, इसमें सबका वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का वैल्यू 3 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना 2.55 का पावर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 12 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6 का पावर -19 कूलम चार्ज। 4 तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, रो का वैल्यू हमको दिया है 1.26 का पावर 3 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया है 9.81। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको आता है 946.09 10 का पावर -21। तो इसके पावर 1/3 है क्यूब में, तो इसका क्या हो जाएगा 9.82 इंटू 10 का पावर -7 mm। तो उसका जो रेडियस होगा कितना होगा 9.82 इंटू 10 का पावर 4 mm। उस ऑयल ड्रॉप का कितना होगा रेडियस वो 9.82 इंटू का पावर -4 mm, जो कि 12 इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करके रखा है। आई होप कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.26 की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 में ये दिया है विच अमॉन्ग द कर्व शोन इन फिगर कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। इसमें बहुत सारे फिगर्स दिए हैं, उसमें आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन को सॉल्व
नहीं कर रहा है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं इसको, इसमें देखिए फ्रेंड्स कंडक्टर दिया है और कंडक्टर में रैंडमली इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए रैंडमली दिया है, जो कि गलत है। कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलरली होता है। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर होगा, उसके सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बट अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो रैंडमली है, कुछ कुछ परपेंडिकुलर और कुछ कुछ परपेंडिकुलर नहीं है, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व नहीं करता है, गलत सॉल्व करता है। क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और ये परपेंडिकुलर नहीं निकल रहा है, तो इसमें ये क्या गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये बता रहा है, इसमें कुछ फिगर दिया, जैसे प्लस चार्ज है, प्लस से माइनस पे आ रहा है तो ठीक है, प्लस से माइनस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है तो ठीक है। फिर माइनस से प्लस आ रहा है, फिर माइनस से प्लस नहीं जाता है, माइनस से प्लस जाता है, तो यहीं पे क्या हो गया, ये लाइन गलत हो गया। प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स आती है, माइनस से प्लस नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे फिगर देखें तो यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज, इधर से इधर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, जो कि गलत है। उसके बाद प्लस टू प्लस रिपेल होता है, यहाँ पे प्लस टू प्लस अट्रैक्ट होकर एक लूप बना रहे, जो कि ये भी क्या है, गलत है। तो इसके कारण ये भी जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे। क्या है क्वेश्चन नंबर सी, इन सब का जो फ्रेंड्स स्टेटमेंट है वो मैंने नीचे आंसर में लिख दिया, बस यहाँ पे समझा रहा हूँ, और इसके पीछे इसका जो स्टेटमेंट है कि क्यों किए वो नीचे मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में दो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज लिया और उसका फील्ड लाइन देखिए अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया। पॉजिटिव लाइन एक दूसरे को रिपेल करता है, जो कि यहाँ पे सॉल्व किया गया है, रिपेल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इमिट करता है, इट इस इमिटेशन का भी लाइन दिया गया है। इट मीन्स ये क्या 100% सही इलेक्ट्रिक फील्ड का अरेंजमेंट है और दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। डी में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन ठो प्लस चार्ज है, एक दो तीन, तीनों प्लस चार्ज में क्या कर रहा है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे एक लूप बना रहा है, जबकि पॉजिटिव चार्ज से हम सी वाले में देखे वो क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, बट यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो कि यहाँ पे क्या है, गलत है। दो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, ना कि क्लोज लूप नहीं बनाता है, जबकि यहाँ पे दिखाया गया क्लोज लूप बना रहा है। इट मीन्स ये जो फिगर है ये क्या कर रहा है, गलत इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इट मीन्स ये भी क्या होगा, गलत होगा, गलत इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन क्या है, ये शो ऑफ कर रहा है। नेक्स्ट है ई में देखिए फ्रेंड्स, ई में क्या कर रहा है, ये जो है इसमें जो है एक लूप बना रहा है, ये क्या है, लूप बना रहा है, जो कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स अगर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़े होंगे तो उसमें ये रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी लूप नहीं बनाता है, ब्रेक नहीं होता है। यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रहा है, उसके बाद ब्रेक हो जा रही है, जो कि गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी ब्रेक नहीं होती, यहाँ पे ब्रेक दिखाया गया है आपको, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सही अरेंजमेंट नहीं है, तो ये भी फिगर क्या है, गलत है। यहाँ पे सभी का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया ABCD का, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, और मैंने भी ऊपर भी समझा दिया था। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1.26 भी समझ में आ गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.27 में। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में ये दिया है, अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमॉन्ग द जेड डायरेक्शन थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज however not constant but increase uniformly along the positive z direction at the rate of 10⁵ Newton per coulomb per meter. What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to 10⁻⁻7 centimeter in negative z direction? क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, जो कि जेड डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, और उसका जो रेट है चेंज होने का 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर के हिसाब से वो क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज कर रहा है। तो उसके बीच में हम लोग क्या किया, नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ हमने एक डायपोल को रखा, क्या रखा, डायपोल को रखा, जिसका जो उसके बीच का डिस्टेंस है कितना है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस डायपोल पे कितना फोर्स और कितना टॉर्क लग रहा है, वो हमको क्वेश्चन में दिखाना है, हमको आंसर में दिखाना है। कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस जो है वो जो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, और हम डायपोल को नेगेटिव जेड डायरेक्शन में रखे हुए हैं, तो उस नेगेटिव जेड डायरेक्शन वाले डायपोल पे कितना फोर्स या कितना टॉर्क लग रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है, हम देख लेते हैं। हमको P दिया है, P बराबर क्या होता है, Q इंटू DL। DL क्या होता है,
उसके बीच का दो डायपोल क्या होता है, प्लस माइनस क्यू के बीच एक कम्बिनेशन होता है, उसके बीच में कुछ ना कुछ बहुत स्मॉल डिस्टेंस है वो क्या होता है, सेपरेट होता है। तो इसमें हम उसका अगर डायपोल का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कोई कोई क्यू ले लेते हैं कि दोनों क्यू क्या होता है, इक्वल होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, पर चार्ज जो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, अपोजिट नेचर का होता है, बट अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है अगर कोई भी डायपोल है तो। और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का हमको वैल्यू आ जाता है। तो पी बराबर क्या होता है, क्यू डी एल, और हमको इसमें वैल्यू दिया है कि 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर 7 कूलम मीटर, इसका क्या है, इस डायपोल का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमको चेंज DE/DL इट मीन्स चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, ये हमको क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो हमको ये पहले हम पता करते हैं कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है। पहले हम क्या देखेंगे, हमको फोर्स और टॉर्क एफ एंड टॉ दोनों निकालना है। पहले हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई होता है। एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई, तो हम क्यू इंटू ई, तो ई मीन्स क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू और इन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम डी एल से डी एल मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, तो डी एल और डी एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो dQ/dE/dl क्या हमको देगा, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डी एल क्या होगा, क्यू इंटू डी एल हमको डायपोल देगा, तो क्यू इंटू डी एल क्या होगा, पी, और DE/dl रेट ऑफ चेंज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको पी भी दिया हुआ है और DE/dl भी दिया है। तो हमको पी कितना है, 10⁻⁻⁷, और DE/dl 10⁵। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻² न्यूटन, माइनस 10⁻⁻² न्यूटन। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि निगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ होगा, लगेगा फोर्स, और इसका जो अमाउंट हो कितना होगा, 10⁻⁻² न्यूटन। समझ गए फ्रेंड्स, उस जो डायपोल होगा उस डायपोल को कितना फोर्स लग रहा हो, 10⁻⁻² न्यूटन। अब चलते हैं टॉर्क की तरफ। तो टॉर्क के लिए क्या होता है, पहले हमको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एंगल को फाइंड आउट करना था। एंगल थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसा होगा। तो एंगल जैसे हमको देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इधर जा रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ, और हमको मान लेते हैं ये ओरिजिन है और ये क्या है, निगेटिव जेड डायरेक्शन है, और यहाँ पे कहीं पे हमको डायपोल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर हमको चेंज होते जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और डायपोल किधर है, इधर है, नेगेटिव जा रहा है डायरेक्शन की तरफ। तो जैसा कि हम अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल वो कितना डिग्री है, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक एंटी पैरेलल है, ये इधर जा रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन, किसका एंगल होगा उस दोनों के डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, 180 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। टॉर्क बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। तो थीटा हम लोग क्या निकाले, 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉ बराबर 0 होगा। इट मीन्स उस डायपोल जो सिस्टम है, डायपोल सिस्टम, उस पर कितना चार्ज टॉर्क लग रहा होगा, 0। इसलिए उसमें रोटेशन नहीं होगी, बट उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसका अमाउंट 10⁻⁻² न्यूटन होगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1.28 पे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1.28 में दिया गया है, अ कंडक्टर ए विथ अ कैविटी एज शॉन इन फिगर भी दिया है, फिगर भी देखते हैं। इज गिवन चार्ज, ये वाला फिगर दिया है, गिवन चार्ज क्यू चार्ज है, सो दैट द इंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर ए का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि इस कैविटी में प्लस क्यू, एक कंडक्टर है, एक क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं, एक क्या है, कंडक्टर है, इसके बीच में क्या है, कैविटी भी है। तो इस कैविटी में हमको क्या दिया है, चार्ज प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज दिया है, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको ये दिखाना है कि इसके ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के बाहर में प्लस क्यू आ जाएगा, इस कैविटी में रहेगा ही नहीं, आपको ये सॉल्व करना है। तो इस कैविटी में चार्ज नहीं रहेगा, हमको बाहर कंडक्टर के बाहर आ जाएगा, हमको ये सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके दो मेथड से हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गॉसियन सरफेस का हम लोग इसका हेल्प लेंगे समझने के लिए, दूसरा हम लोग इसका फिगर का सॉल्व लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, इस कैविटी में जैसे ही प्लस क्यू चार्ज रखा और कंडक्टर में जो होता है, कंडक्टर न्यूट्रल होता है, इट मीन्स उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है। तो जैसे हम उस कैविटी में प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज रखेंगे तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव उस कंडक्टर में जो दोनों होता है न्यूट्रलाइज्ड होता है, बट ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, प्लस वाला जो चार्ज होगा उसको रिपेल कर लेगा और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस फिगर को फिर यहाँ पे कर दिया है कि ये जो है माइनस चार्ज वाले को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और प्लस चार्ज वाले क्या कर रहा है अपनी तरफ, वो
सरफेस की तरफ धकेल रहा है। अब ये प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा है, निगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और प्लस वाले चार्ज को इस सरफेस की तरफ धकेल रहा है। और इतना ही धकेल, जितना इसका कैपेसिटी होगा उतना ही धकेल रहा है। इट मीन्स इसका कैपेसिटी प्लस क्यू अमाउंट है तो ये प्लस क्यू अमाउंट को ही धकेलेगा। इट मीन्स ये जितना भी प्लस क्यू है ये सब जुट के कितना हो जाएगा, जितना चार्ज प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज होगा, और ये जो अट्रैक्शन वाला इसका भी माइनस क्यू अमाउंट होगा। तो ये माइनस क्यू, ये जो है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू मिलकर क्या न्यूट्रल हो जाएगा, और ये जो आउटर सरफेस पे आ गया इसका अमाउंट प्लस क्यू जो कि ये सरफेस पे ही रहेगा। तो समझ गए फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट मेथड। अगर इसमें से नहीं समझ में आएगा, कोई डाउट है तो इसको हम लोग दूसरे मेथड से हम लोग गॉसियन सरफेस का हेल्प लेके समझते हैं। चलिए इसे हम मान लेते हैं कि एक गॉसियन सरफेस, यहाँ पे इस कैविटी के बाहर क्या मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस है जो कि पूरा उसके अंदर में क्या है, पूरा वो कैविटी उसके इंक्लोज्ड है। तो हमको क्या कहते हैं, हमको अगर गॉसियन सरफेस से हमको क्या दिया, गॉसियन रिलेशनशिप क्या दिया, फ्लक्स बराबर गॉस लॉ के थ्रू कि फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एस या क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। और जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो। तो इसी जैसे ही क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, जीरो। तो जैसे ई बराबर जीरो होगा तो ई डॉट डेल्टा एस क्या होगा, जीरो इंटू डी एस, इट मीन्स क्या होगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो ये इसका ई डॉट डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इट मीन्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो क्यू बराबर क्या होगा, जीरो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, क्यू बराबर जीरो। इट मीन्स ये जो हम गॉसियन सरफेस लिए थे, ये जो गॉसियन सरफेस लिए थे इसके अंदर में कितना चार्ज है, जीरो अमाउंट का चार्ज है। तो यही, और वो चार्ज कहाँ आ गया, वो सरफेस पे आ गया, और यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, जीरो अमाउंट का चार्ज है। तो दो मेथड्स हम लोग देख लिए। तो ए में यही था। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं 28 का बी। 28 का बी में ये दिया है, एनोदर कंडक्टर बी विद चार्ज क्यू इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटिंग फ्रॉम ए, सो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ ए इज क्यू प्लस स्मॉल क्यू। अब क्वेश्चन नंबर ए के सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए के जैसा ही क्वेश्चन नंबर बी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग इसलिए ये कर दिया है कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर ए में जो था वहाँ पे बाहर में कोई भी चार्ज नहीं था, उसके सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं था, उसके कैविटी में चार्ज था, और वो हमको दिखाना था कि उस कैविटी से उसके सरफेस पे आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर बी में ये कर दिया है कि बाहर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया, कैपिटल क्यू, और उस कैविटी में निगेटिव स्मॉल क्यू, ये भी पॉजिटिव है लेकिन स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, और सरफेस पे क्या दिया है, प्लस क्यू चार्ज दिया है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको ये दिखाना है कि उसके सरफेस पे क्यू कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो जाता है, आपको ये शो ऑफ करना है। तो सेम इसी प्रोसेस से होगा, इसके बाहर है प्लस क्यू पहले से ही होगा, इस पे प्लस क्यू पहले से होगा, और यहाँ पे जो है ये जो है माइनस क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ पे प्लस क्यू स्मॉल क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू हो जाएगा, प्लस में ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू हो जाएगा। और ये स्मॉल क्यू क्या करेगा, अपने ही अमाउंट को, ये सेम कंडीशन ए वाले में क्या कर रहा था, जैसे प्लस क्यू चार्ज को धकेल रहा था, ये भी धकेलेगा, बट इसमें अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्लस क्यू का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उस अमाउंट जो दिया रहेगा उस हिसाब से वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो प्लस क्यू वाला प्लस चार्ज को यहाँ पे सरफेस की तरफ रिपेल कर देगा, और नेगेटिव वाला नेगेटिव को, तो ये आके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू चार्ज था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, और पहले से इस सरफेस पे क्या था, प्लस क्यू चार्ज था, तो प्लस क्यू, तो ये बाहर वाले को हम हटा भी सकते हैं, क्यू भी लिख देंगे, तो इस क्यू का भी मतलब क्या होगा, प्लस क्यू, तो क्यू प्लस क्यू हम ये लिख सकते हैं, और इस तरह से हमको आ जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सी में ये दिया है, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट इन्वायरमेंट सजेस्ट अ पॉसिबल वे। क्वेश्चन नंबर सी में ये दिया है, और फ्रेंड्स ये जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर बी बताया, इसका मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, नेक्स्ट पेज है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में ये दिया, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरमेंट सजेस्ट अ पॉसिबल वे। इट मीन्स कि एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मान लेते हैं ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से को का सेंसिटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कर लेता है, और आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसको कैसे बचाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वायरमेंट में रखें भी और बचाए भी।
क्वेश्चन समझ में आ गया फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंसिटिव डिवाइस है और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्वायरमेंट हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्वायरमेंट रखना है। इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड इन्वायरमेंट हमको क्या करना है, इस इंस्ट्रूमेंट के रखना भी है, बट इसको कैसे रखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस ना करें। तो सीधा सा इसका एग्जांपल होगा, जैसे हम लोग अभी से पहले ही देखें कि कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अगर हम इस जैसे ये कोई इंस्ट्रूमेंट था, इसको हम एक कंडक्टर के अंदर ढक दे, इसको कंडक्टर से पूरा क्या कर दे, क्लोज कर दे, तब अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखें तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस नहीं करेगा। समझ गए फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बावजूद भी इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंस नहीं करेगा जब हम इसको कंडक्टर में इनक्लोज करने दें। इसका मैंने इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे। बी का एक्सप्लेनेशन, ए का एक्सप्लेनेशन तो हो गया था, बी का और सी का इस तरह से एक्सप्लेनेशन है, आप स्क्रीनशॉट या नोट कर लग सकते हो। आई होप कि फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।